अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यूएस हिस्ट्री का 6th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने नेविगेशन एक्ट्स को डिस्कस किया था, उसकी फर्स्ट फेज़ को। तो अभी की इस वीडियो में हम सेकंड फेज़ ऑफ नेविगेशन एक्ट्स जो है, क्राइसिस की जो सेकंड फेज़ है, जो जिसकी वजह से फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसको हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। एज आई हैव मैंशनड इन माई अर्लियर वीडियोज़ कि मैंने ये सारे नोट्स, मेरे इन नोट्स के 3 सोर्सेज हैं: खान एकेडमी वीडियोस, यूएस हिस्ट्री क्रैश कोर्स एंड एपी यूएस हिस्ट्री की बुक, जो डिफरेंट सीएसपीज रिकमेंड करते हैं ये 3 सोर्सेज। तो मैंने इन्हीं 3 सोर्सेज से सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। सेकेंड फेज़ ऑफ क्राइसिस है, तो जो सेकेंड फेज़ हमने कुछ एक्ट्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, उसी की ये सेकेंड वीडियो है, उसी का सेकेंड पार्ट है। तो जो नेक्स्ट एक्ट्स, उसके बाद जो लास्ट एक्ट्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद टाउनशेंड एक्ट्स, डिफरेंट सीरीज़ हैं एक्ट्स की जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इनको टाउनशेंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये चार्ल्स टाउनशेंड ने इनेक्ट किए थे, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये पार्लियामेंट ने क्या किया कि न्यू ड्यूटीज़ इनेक्ट की कि न्यू ड्यूटीज़ कलेक्ट की जाएंगी फ्रॉम कॉलोनिस्ट, किस पर? ऑन इम्पोर्ट ऑफ टी, ग्लास एंड पेपर। इस लॉ में ये स्टेट किया गया, ये था इस लॉ की ये फ्रेज थी कि जो रेवेन्यू इन ड्यूटीज़ से मिलेगा, इन चीज़ों की ड्यूटीज़ से, उससे क्राउन के ऑफिशियल्स जो कॉलोनीज़ में वर्क कर रहे हैं उनको उससे सैलरी पे की जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या किया गया, एक तो ये फ्रेज थी, सेकंड ये था, दिस एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर सर्च ऑफ प्राइवेट होम्स फॉर स्मगल्ड गुड्स। जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया कि पहले जब एक्ट्स लगाए गए तो उन्होंने कॉलोनिस्ट को इतना डिस्टर्ब नहीं किया बिकॉज वो स्मगलिंग करके और जो यूरोपियन पार्ट्स हैं उनको भी अपनी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर देते थे। बट जब उसके बाद जो है वो एक्ट्स लगाए गए जिसमें ये कहा गया कि अब स्मगलिंग भी आसानी से नहीं हो सकेगी, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उस पर स्ट्रिक्टनेस करनी शुरू कर दी ब्रिटिशर्स ने। तो इसी एक्ट में ये भी मेंशन किया गया कि प्राइवेट होम्स को कोई भी सोल्जर सर्च कर सकता है, किस क्या चेक करने के लिए? स्मगल्ड गुड्स को चेक करने के लिए। ये एक एक्ट था। उसके बाद एक और एक्ट आया, अनदर टाउनशेंड एक्ट, जो चार्ल्स टाउनशेंड ने ही इनेक्ट किया था, कि उसने न्यूयॉर्क की जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको क्या किया? सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया? कि लास्ट वीडियो में जो हमने क्वार्टरिंग एक्ट डिस्कस किया था, जिसमें ये था कि सोल्जर्स जिस घर में भी चाहें रुक सकते हैं, तो उस घर वाले जो हैं वो फिर उनको खाना भी देंगे एंड शेल्टर भी देंगे। तो इसके लिए न्यूयॉर्क लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सोल्जर्स को इस तरह से अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो इस क्वार्टरिंग एक्ट को डिनाई करने की वजह से टाउनशेंड एक्ट के अंडर न्यूयॉर्क की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद बोस्टन को हेडक्वार्टर बना दिया गया नॉर्थ अमेरिका का, एंड पार्ट ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज़ टू सर्च एनी शिप, वेसल और एनी बिल्डिंग। और इन्हीं एक्ट्स के अंदर, इन्हीं में से एक एक्ट के अंदर जो टाउनशेंड ने बनाए थे, चार्ल्स टाउनशेंड ने, ये कहा गया कि जो नॉर्थ अमेरिका का हेडक्वार्टर है वो बोस्टन होगा, और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास ये कंप्लीट पावर है कि वो जब चाहें जैसे चाहें किसी भी शिप को, बिकॉज बोस्टन जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट थी, बल्कि यही एक इम्पोर्टेंट पोर्ट थी जहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही थी, तो उसको हेडक्वार्टर बना दिया नॉर्थ अमेरिका का। और ये अलाउ कर दिया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कि आप बोस्टन की जो पोर्ट है, यहाँ से आप किसी भी शिप को, वेजल को और यहाँ मौजूद किसी भी बिल्डिंग को फ्रीली चेक कर सकते हैं। तो अब ये एक्ट्स थे, अब इनके अगेंस्ट रेजिस्ट तो करना ही था कॉलोनिस्ट ने। तो रेजिस्टेंस में क्या हुआ कि रेजिस्टेंस टू द टाउनशेंड एक्ट्स, जो लीडर्स थे सारी कॉलोनीज़ के, 13 कॉलोनीज़ के, ऑर्गेनाइज हुए, उन्होंने रेजिस्ट किया टाउनशेंड एक्ट को, और इंग्लिश मर्चेंट्स पर प्रेशर डाला कि क्या किया कि उन पर प्रेशर डाला ज़्यादा से ज़्यादा कि हम फिर इस तरह से कभी भी ना चीज़ें इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे, मर्चेंट्स को ही नुकसान होना था इस सब चीज़ों का। तो सैमुअल एडम्स, जिसका हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, प्रिपेयर्ड अ सर्कुलर लेटर इन विच ही असेल्ड द टाउनशेंड एक्ट एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर नेचुरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो इसने एक लेटर बनाया जिसको सर्कुलर लेटर कहते हैं, जिसमें उसने ये नोट किया कि टाउनशेंड एक्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके नेचुरल और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये चीज़ें, ये की टर्म्स जिनको उन्होंने इनलाइटनमेंट पीरियड से, इनलाइटनमेंट आइडिया से, ये जो आइडियाज़ हैं ये बारो किए थे इनलाइटनमेंट से, डिफरेंट फिलासफर्स की जो फिलासफीज थी नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में। तो ये टर्म्स तब फर्स्ट टाइम यूज़ की गई कि सैमुअल एडम्स ने ये कहा, जो जॉन एडम्स यूएस के प्रेसिडेंट भी रहे, उनके कज़न थे ये, तो उन्होंने कहा कि ये नेचुरल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ये जब्त किया जा रहा है थ्रू टाउनशेंड एक्ट्स।
king was furious and ordered to dissolve all the assemblies of South Carolina, Georgia and Virginia for promulgation of circular letter. तो जब उन्होंने अपने राइट की बात करना शुरू की, नेचुरल राइट्स की, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो किंग बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हुआ इस बात पर और उन्होंने कहा कि सारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज खुद से बनाई हुई हैं तमाम कॉलोनीज़ ने, स्पेशली साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया और वर्जीनिया, तो सर्कुलर लेटर को प्रोमलगेट करने की वजह से उनको क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। ये लॉन्ग टर्म काजेज थे जिनकी वजह से फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, बिकॉज ये सब कुछ रिजेंटमेंट पैदा कर रहा था कि इनके दिलों में, कॉलोनिस्ट के दिलों में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसके बाद बोस्टन मैसेकर हुआ 5 मार्च 1770 को। 1768 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ट्रूप्स वर सेंट टू द बोस्टन टू अपहोल्ड अथॉरिटी, कि बोस्टन की जो पोर्ट है, जैसे बताया कि वो पोर्ट बहुत ज़्यादा अहम थी, तो वहाँ की सारी अथॉरिटी लेने के लिए ब्रिटिश ट्रूप्स को वहाँ पर सेंड किया गया। ऑन March 5, 1770 5 प्रोटेस्टर्स किल्ड बाय ब्रिटिश ट्रूप सोल्जर्स। तो वहाँ पर इसी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग इन एक्ट्स को नहीं मान रहे थे कि ये पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं, ये हमारे नेचुरल राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि उसी प्रोटेस्ट में ब्रिटिश ट्रूप्स ने, ब्रिटिश एक सोल्जर ने 5 प्रोटेस्टर्स को क्या कर दिया, किल कर दिया। इस चीज़ को सैमुअल एडम्स ने बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज्ड किया, बिकॉज ही वॉज अ प्रेसमैन, तो उसने इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज्ड किया, डिनाउंस किया था शूटिंग इंसिडेंट एज मैसेकर, कि ये जो इंसिडेंट है ये एक मैसेकर है, ये एक नॉर्मल बात नहीं है जिसमें 5 कॉलोनिस्ट को क्या कर दिया गया, किल कर दिया गया। ही यूज्ड इट टू इन्फ्लेम एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स। अब सैमुअल एडम्स की वजह से, मतलब प्रेस इतना पावरफुल होता है कि उसकी वजह से एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई किन के दिलों में, कॉलोनिस्ट के दिलों में। उसके बाद फिर इसी ड्यूरेशन में अभी गवर्नमेंट चेंज हुई थी ब्रिटिश में, तो न्यू पीएम बने थे उनके लॉर्ड नॉर्थ। तो 1770 में लॉर्ड नॉर्थ बिकेम पीएम ऑफ ब्रिटेन। ही वेंट फॉर पार्शियल ड्यूटीज इम्पोर्ट, रीबिल्ड ऑल द टाउनशेंड एक्ट्स। उन्होंने क्या किया कि आते ही उन्होंने देखा कि टाउनशेंड एक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर रहे हैं, तो उसने आते ही पहले रीबिल्ड कर दिया तमाम टाउनशेंड एक्ट्स को। लेकिन क्या किया उसने कि टी पे जो ड्यूटीज़ थी उसको क्या किया, रिटेन किया, कि जो ड्यूटीज़ हैं टी पर वो क्या रहेंगी, रिटेन रहेंगी। तो ये टाउनशेंड एक्ट्स तो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट था एक्ट वो था टी एक्ट 1773। इसमें क्या किया गया, रिटेन रही ड्यूटी ऑन टी फॉर बेनिफिट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, और वहाँ से एज यू नो आपने पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ी है तो किस तरह से कि टी वगैरह और सारे स्पाइसेस वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, लेके जा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन को दे रहे थे। तो क्या किया कि उन्होंने ड्यूटी टी पे रहने दी, रिटेन इसीलिए की थी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का बेनिफिट हो। तो क्या हुआ कि जो इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स में जो टी आ रही थी, कहाँ पर, अमेरिका में, तो प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया टू लेट शिप्स लेडन विद टी, कि वो शिप्स जिनके अंदर टी मौजूद थी, वो प्रोटेस्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि टी को यहाँ पर नहीं उतरने देंगे। पार्लियामेंट मेड प्राइसेस ऑफ कंपनीज टी चीपर देन स्मगल्ड टी। फिर इस चीज़ के लिए, इसके लिए क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टी आ रही थी इंडिया से, उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टी की जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम कर दी ताकि उसको परचेज करें, उसको लें अमेरिकन्स, कॉलोनिस्ट जो हैं वो क्या करें, उसको परचेज करें उस टी को। इतनी उसकी प्राइस जो है वो क्या कर दी, कम कर दी कि वो स्मगल टी जो आ रही थी, स्मगल होकर जो टी आ रही थी, उससे भी ज़्यादा प्राइस इसकी, ये जो सही तरीके से आ रही थी इस टी की प्राइस, उससे भी कम कर दी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके जो हालात थे वो ख़राब हो रहे थे इसी वजह से, बिकॉज वो शिप्स के ऊपर से वो टी को उतरने ही नहीं दे रहे थे प्रोटेस्टर्स, राइट। उन्होंने कहा था कि हम आपकी ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट जो किया हुआ था, तो ब्रिटिश गुड्स में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की भी आ रही थी चीज़, चाहे वो इंडिया से आ रही थी, बिकॉज इंडिया वाज आल्सो, सब कॉन्टिनेंट वाज आल्सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो वो उस टी को भी यूज़ नहीं कर रहे थे जो कहाँ से आ रही थी, इंडिया से, बिकॉज उन्होंने क्या किया हुआ था, बाइकआउट किया हुआ था उनका, किसकी वजह से, इन एक्ट्स की वजह से। बोस्टन टी पार्टी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ जिसने लीड किया, कि जो शिपमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी टी की वो बोस्टन हार्बर पर आई, बट देयर वर नो बायर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की टी स्मगल टी से ज़्यादा कम प्राइस पे दे रहे थे ताकि वो ख़रीदी जा सके, लेकिन कोई ले नहीं रहा था। अमेरिकन ने रिफ्यूज़ कर दिया चीपर टी बाय करने से भी, क्योंकि इस तरह से अगर वो करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि वो पार्लियामेंट के उस राइट को, कि वो कॉलोनीज़ को किसी भी तरह का, हर तरह का टैक्स लगा सकता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट पॉइंट, कि उन्होंने कहा कि क्राउन के पास ये पार है, पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो कॉलोनिस्ट के ऊपर जब चाहे, जिस तरह का चाहे, जो भी टैक्स लगाए। तो इस बात को डिनाई करने के लिए वो शीप टी को भी क्या कर रहे थे, परचेज नहीं कर रहे थे।
तो सैमुअल एडम्स एंड ग्रुप बॉर्डर्ड द शिप्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डम्प टी इन वाटर। सारे के सारे जो टी के पैकेट्स थे उनको क्या कर दिया, वाटर में डंप कर दिया। वो ऑलमोस्ट 1000 पाउंड्स उसकी प्राइस थी। दिस प्रेसिपिटेटेड द क्राइसिस एंड ब्रिटेन रिस्पॉन्डेड बाय पासिंग सीरीज ऑफ अनदर एक्ट्स। तो इसने क्राइसिस को और ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर दिया। अब इतनी ज़्यादा टी डंप हो गई थी उनकी, वो हालांकि चीप बेच रहे थे ताकि बेनिफिट हो, और वो बेनिफिट की बजाय और ज़्यादा लॉस हो गया। तो उसकी वजह से और भी एक्ट्स पास किए। अब वो कौन से एक्ट हैं? वो एक्ट्स जो पास किए गए फिर बोस्टन टी पार्टी के बाद, वो थे इंटॉलरेबल एक्ट्स। अब इंटॉलरेबल एक्ट्स दो तरह के थे, क्वेर्सिव एक्ट्स एंड क्यूबेक एक्ट 1774। क्वेर्सिव एक्ट्स में आगे और 4 एक्ट्स थे। फर्स्ट क्या किया गया कि पब्लिक मीटिंग्स को टाउन हॉल में बैन कर दिया गया कि अब किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग नहीं होगी तो प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा। नेक्स्ट ये किया गया कि बोस्टन पोर्ट को क्लोज कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया कि कोई भी ट्रेडिंग अब बोस्टन टी पोर्ट से नहीं होगी। और कहा गया, डिमांड की गई कि अब जो कंपनसेशन है डंप टी की वो हमें दी जाए। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टी डंप की थी सैमुअल एडम्स और ग्रुप ने मिलकर, उसकी डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जो लेजिस्लेचर था मैसाचुसेट्स का, उसकी पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया, और जो रॉयल गवर्नर ब्रिटिशर्स का था उसकी पावर्स को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। इसी तरह से जो क्वार्टरिंग एक्ट है, जिसमें ये था कि सोल्जर्स को रहने की जगह भी देंगे कॉलोनिस्ट, और उनको खाना भी देंगे, उसको एक्सपेंड कर दिया गया। और ब्रिटिश ट्रूप्स को क्या कर दिया गया, टू क्वार्टर्ड इन प्राइवेट होम्स, के वो किसी भी घर में जाके जिस तरह भी चाहें क्वार्टर कर सकते, रह सकते हैं, राइट। तो ये 4 क्वेर्सिव एक्ट्स जो है 1774 में इम्पोज कर दिए गए, इनेक्ट कर दिए गए ऑन कॉलोनिस्ट। लास्ट वन वाज क्यूबेक एक्ट, जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, जिसके बाद रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई, उससे पहले जो लास्ट एक्ट लगाया गया कॉलोनिस्ट पर, वो था क्यूबेक एक्ट 1774। इसने क्या किया कि इस्टेब्लिश किया रोमन कैथोलिसिज्म एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ क्यूबेक एंड एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्री टू ओहायो रिवर। कि जो रोमन कैथोलिसिज्म के लोग थे, उनकी जो रिलीजन है उसको ऑफिशियल रिलीजन कहा गया उनका, और उनकी जो बाउंड्री है उसको ओहायो रिवर तक फैला दिया। तो इस चीज़ को कॉलोनिस्ट ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी वार्स हमने लड़ी अगेंस्ट फ्रेंच, और जो हमारी पार है उसको रिड्यूस कर दिया गया फिर एक बाउंड्री तक, कि कॉलोनिस्ट, बाकी कॉलोनिस्ट को ये कह दिया गया कि अब आप इससे आगे नहीं जाएंगे। तो कॉलोनिस्ट व्यू दिस एक्ट एज डायरेक्ट अटैक ऑन द अमेरिकन कॉलोनीज। तो उन्होंने कहा कि अब ये हम कॉलोनीज नहीं बल्कि अब हम स्टेट्स हैं। और उसके बाद जो प्रिपरेशन है वार्स की, वो कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुए, उसके कौन से इंसिडेंट्स हैं, फिर एंडिंग कैसे हुई वार ऑफ इंडिपेंडेंस की, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरह से हुआ, उस सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you need notes, then do mention in relevant videos comment section. We will provide you with PDF notes. Thank you very much. Allah Hafiz.